Good morning, class 7th. As you all know, we read Geography's lesson the hydrosphere and in previous class we read about fresh and saline water. कल हमने फ्रेश और सैलिन वाटर के बारे में पढ़ा था कि जब हमारी अर्थ पर 71% अर्थ की सरफेस पर वाटर है तो हमें इसको कंजर्व करने की क्या ज़रूरत है। जब इतना सारा वाटर है तो भाई कंजर्व क्यों करना। लेकिन हमने ये भी पढ़ा था कि उस तरह में हमारी अर्थ पर वाटर को डिवाइड किस तरह से किया गया है। ओशंस और सी में कितने परसेंट था, आइस कैप्स, ग्राउंड वाटर, रिवर, लेक्स एंड एटमोसफेयर ऑल्सो। And now to we continue with it. When we use water, we pollute it. जब हम वाटर को यूज करते हैं तो हम इसे पॉल्यूट भी करते हैं। ऑफ कोर्स पॉल्यूट करते हैं। इफ यू पॉल्यूट इट ऑल वी विल हैव नो वाटर फॉर आवर यूज। सो बी केयरफुल एंड कंजर्व वाटर एज मच एज यू कैन। अगर हम वाटर को पॉल्यूट करते हैं तो हम जो भी वाटर यूज करेंगे तो वो भी तो पॉल्यूट होगा ना। तो इसीलिए हमें केयरफुल रहना होगा और वाटर को कंजर्व करके बचा के रखना पड़ेगा। जैसे कि हम लोग देखते हैं कि घरों में अक्सर जो है पानी का नल जो ऐसे ही खुला छोड़ दिया जाता है, या ज़्यादातर लोग आपने देखा होगा जब कार वॉश करते हैं तो उस टाइम बहुत सारा पानी गिराते हैं। तो इस तरह से हम लोग कैसे वाटर को कंजर्व करेंगे। ऑफकोर्स ये वाटर को तो यूज़ करना ढंग से हुआ ही नहीं है ना। और कई बार लोग जो है वाटर को पॉल्यूट भी कर देते हैं, उस पर कई तरह की चीज़ें डाल देते हैं वाटर के अंदर, जिसकी वजह से भी वाटर पॉल्यूट हो जाता है। नाउ हाउ डज द सी वाटर बिकम सैलिन। अब सी वाटर जो है खारा कैसे होता है, समुद्र का पानी खारा कैसे होता है। जैसे कि हमें पता है कि जब बारिश होती है ना तो बारिश का पानी एयर के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड जैसी गैसों के कांटेक्ट में आता है। ये गैसें जो होती है वो पानी में घुल जाती है। इस कारण बारिश का पानी आपने महसूस किया होगा कि हल्का सा नमकीन हो जाता है। जब ये पानी जमीन पर, पहाड़ों पर और रॉक्स पर गिरता है तो उस पर मौजूद जितने भी केमिकल्स होते हैं उसको घुला लेते हैं और इसी तरह से ये उसकी सरफेस पर बहकर नदियों में चला जाता है। जब सन की हीटिंग से इवापोरेशन होता है ना तो ये बादल बनकर वापस उठ जाते हैं, मतलब वापस बादल बनकर मौजूद हो जाते हैं आकाश के अंदर। लेकिन अब जाहिर सी बात है जब ये बादल बनकर जाएंगे वापस तो प्योर वाटर जो बारिश बादल के अंदर तो हो गई, लेकिन उसके अंदर जितने भी मौजूद जो केमिकल्स वगैरह जो नमक वगैरह है वो तो वहीं रह जाएगा ना। वो वापस थोड़ी उसके अंदर बादल के अंदर जाएगा। जैसे कि ये नमक का पानी जब हम लोग पानी के अंदर नमक को डालते हैं, जब हम इसको हिलाते तो जाहिर सी बात है नमक जो उसके अंदर घुल जाता है तो टेस्ट तो नमकीन आएगा ना। ऐसा तो नहीं है कि वो पानी का टेस्ट ही आता है, उसके अंदर नमक हमने घोला है तो पानी के अंदर नमक का ही टेस्ट आएगा। एव यू हैव रीड दैट इवापोरेशन टेक प्लेस फ्रॉम वाटर बॉडीज। जैसे कि हमने पढ़ा इवापोरेशन हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं, भाप बनना वो वाटर बॉडी से ही आता है। सीन्स ओशंस और सीज जो होते हैं वो लार्जेस्ट वाटर बॉडीज है और उनकी क्वांटिटी जो इवापोरेशन की होती है वो सबसे ज़्यादा होती है। किसमें सबसे ज़्यादा होती है, सीज और ओशंस में। बट ओनली फ्रेश वाटर इज इवापोरेटेड। अभी मैंने आपको बताया कि सिर्फ फ्रेश वाटर जो होता है वही इवापोरेटेड होता है। दैट इज ऑल दैट इज डिसॉल्व इन वाटर रिमेन्स बेक इन द ओशंस एंड सीज वाइल क्लीन वाटर इज इवापोरेटेड। इसलिए पानी में जो कुछ भी घुल जाता है वो वापस सीज और ओशन में रहता है, जबकि साफ पानी जो है वो इवापोरेटेड हो जाता है। The things that are dissolved in the sea water include salt, minerals and other impurities. वो चीज़ें जो कि इनके अंदर रहती है उन चीज़ों में होता है नमक, मिनरल और दूसरी जितनी भी इम्प्यूरिटीज़ होती है, जितनी भी अशुद्धियाँ वाली चीज़ें होती है वो सारी सी वाटर के अंदर इंक्लूड होती है। द रिवर्स कैरी दीज इम्प्यूरिटीज़ टू द सी विच कीप एक्यूमुलेटिंग देयर, thus मेकिंग द सी वाटर वेरी सैलिन। इसलिए रिवर्स इन जो इम्प्योरिटीज़ को सी में ले जाती है जो वहाँ पर जमा होती रहती है, जिससे सीज का पानी खारा हो जाता है। ऑन एन एवरेज द सी वाटर कंटेन्स अबाउट 35 GM ऑफ सोडियम क्लोराइड, कॉमन सॉल्ट, मैग्नीशियम, कैल्शियम एंड पोटाशियम। और इसी तरह से हम एक एवरेज लगा सकते हैं कि सी का जो वाटर होता है उसके अंदर 35 ग्राम जो है सोडियम क्लोराइड होता है, मैग्नीशियम होता है, कैल्शियम होता है, पोटेशियम होता है। एज यू कैन सी दैट इज डायग्राम कंपोजिशन ऑफ सी वाटर, यानी कि सी वाटर का कंपोजिशन किस तरह से होता है। सबसे पहले पोटेशियम होता है, इसमें 1%, कैल्शियम 1%, सल्फेट 8%, मैग्नीशियम ऑल्सो 4%, क्लोराइड 31% एंड सोडियम 55%। सोडियम यानी कि नमक के कारण ही जो है इसका पानी खारा होता है। ओके, द अमाउंट ऑफ सैलिनिटी वाटर वेरीज फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। सैलिनिटी वाटर का जो अमाउंट होता है वो एक प्लेस से दूसरे प्लेस की तरफ होता ही है। इट इज़ हायर इन द वाटर बॉडीज वेयर इवापोरेशन इज ग्रेटर सच एज डेड सी वेयर इट इज एज मच एज 250 ग्राम पर लीटर। ये वाटर बॉडीज में ज़्यादा होता है जहाँ पर इवापोरेशन सबसे ज़्यादा है, जैसे कि डेड सी।
डेड सी दैट मीन्स जो है ऐसा समुद्र का पानी जिसको डेड सी कहा जाता है, जहाँ पर एक मरा हुआ समुद्र नहीं बोल सकते इसको, एक डेड सी, जहाँ पर पानी जो है सैलेंट्री कितना रहता है 250 ग्राम पर लीटर रहता है. सैलेंट्री इज लोअर इन द वाटर बॉडीज वेयर इवापोरेशन इज लोअर. वाटर बॉडीज सैलेंट्री लोअर होता है वाटर बॉडीज में जहाँ पर इवापोरेशन लोअर होगा, जैसे कि बाल्टिक सी, जहाँ पर सैलेंट्री ओनली 4 ग्राम्स पर लीटर है. इसको हमने डेड सी क्यों बोला है, क्योंकि यहाँ पर लीटर कितना है 250 ग्राम ही है. यहाँ पर सैलेंट्री की बात कर रही हूँ कि सैलेंट्री कितना है 250 ग्राम, और सैलेंट्री जहाँ पर लोअर होता है वहाँ पर वाटर बॉडीज यानी कि इवापोरेशन भी लोअर होगा, जैसे कि बाल्टिक सागर जहाँ पर सैलेंट्री सिर्फ 4 ग्राम पर लीटर है. यहाँ पर सैलेंट्री लोअर है जहाँ पर इवापोरेशन भी लोअर ही होगा. अ ग्रेटर अमाउंट ऑफ सैलेंट्री मेक्स वाटर डेंस. एक बहुत ज़्यादा सैलेंट्री का अगर अमाउंट होता है तो वाटर भी बहुत ज़्यादा वहाँ पर होता है. इसी का यही रीज़न है कि स्विमर जो है वो तैर सकता है डेड सी पर विदाउट हैविंग टू अटेम्प्ट स्विमिंग. बिना स्विमिंग को जो है अटेम्प्ट किए हुए वो वहाँ पर इजीली फ्लोट कर सकता है, इजीली तैर सकता है. क्यों तैर सकता है, क्योंकि वहाँ पर वाटर का कितना अभी हमने देखा 250 ग्राम पर लीटर ही होता है, और वहाँ पर इवापोरेशन ग्रेटर है और वाटर बॉडीज के अंदर, ठीक है, इसलिए जो है स्विमर इजीली वहां पर अटेम्प्ट कर सकता है. नाउ इज इन्फोबाइट. द कैस्पियन सी इज अ लेक एंड नॉट अ सी. कैस्पियन सी एक लेक है लेकिन एक सी नहीं है, क्योंकि वहां पर सैलेंट्री हाई है एज 180 ग्राम पर लीटर. नाउ इज मेजर वाटर बॉडीज. अब ओशियंस जो होती है वो लार्जेस्ट वाटर बॉडीज हमें पता है. समुद्र, यहाँ पर 4 ओशियंस होते हैं और उनकी साइज के डिक्रीजिंग ऑर्डर कर रहे हैं बेटा. यहाँ पर हम इंक्रीजिंग ऑर्डर में नहीं बता रहे हैं, डिक्रीजिंग घटता हुआ क्रम होता है, जिसमें हम लोग बता रहे हैं सबसे पहला आता है पैसिफिक ओशन, अटलांटिक ओशन, इंडियन ओशन, आर्कटिक ओशन एंड सदर्न ओशन. तो यहाँ पर सभी ओशंस जो होते हैं वो एक दूसरे के साथ इंटरलिंक्ड होते हैं, एक दूसरे के साथ जुड़े हुए होते हैं. इसमें सबसे पहला हमारा आता है पैसिफिक ओशन. पैसिफिक ओशन सबसे लार्जेस्ट ओशन है जो अब हमारी अर्थ के सरफेस पर अबाउट 1/3 पार्ट जो है वो कवर कर रखा है उसने. ये कवर कर रहा है अबाउट 46% टोटल सी एरिया का, एंड इज मोर देन द टोटल एरिया ऑफ कॉन्टिनेंट्स पुट टुगेदर. इसी के साथ में इसमें कॉन्टिनेंट्स भी बहुत ज़्यादा ही हैं. इट इज़ सम वॉट ट्राइंगल इन द शेप. ये जो है ट्राइंगल होता है शेप के अंदर, जैसे कि हम लोग देख सकते हैं अपने मैप में. ये होता है पैसिफिक ओशन जो कि ट्राइंगल है शेप में. एज यू कैन सी दैट एशिया इज हियर and now is Australia, that is continent, that it is somewhat triangle in shape and is bounded by the continents of Asia and Australia on the west, North America and South America on the east and Antarctica on the south. जैसे कि अभी हमने मैप में देखा कि एशिया और ऑस्ट्रेलिया जो है इसके वेस्ट साइड पर है, नॉर्थ अमेरिका एंड साउथ अमेरिका ईस्ट साइड पर, और अंटार्कटिका जो है वो साउथ की साइड पर है. नॉट ओनली द लार्जेस्ट द पैसिफिक ओशन इज ऑल्सो द डीपेस्ट ऑफ ऑल ओशंस. इट्स एवरेज डेप्थ इज अबाउट 4215 किलोमीटर 15 मीटर. ना केवल ये सबसे लार्जेस्ट पैसिफिक ओशन है बल्कि सारे ओशन में सबसे ज़्यादा डीपेस्ट भी है, और इसकी जो गहराई है डेप्थ जो है वो 4215 मीटर है. इट्स डीपेस्ट पॉइंट इज द मैरियाना ट्रेंच which is 11,776 मीटर पॉइंट डीप. इसका सबसे लार्जेस्ट पॉइंट जो है उसको मैरियाना ट्रेंच बोला जाता है, जो हम पहले भी पढ़ चुके हैं, जो कि 11,776 मीटर गहरा है. द पैसिफिक ओशन कंप्राइज ऑफ अ नंबर ऑफ सी सच एज बेरिंग सी, द सी ऑफ जापान एंड चाइना सी. पैसिफिक ओशन इसी के साथ में इसमें और भी सीज होते हैं, जैसे कि बेरिंग सी हो गया, सी ऑफ जापान हो गया और चाइना सी हो गया, एक्सेट्रा. Now next is Atlantic Ocean. The Atlantic Ocean separates Europe and Africa on the east from North America and South America on the west. Atlantic Ocean यूरोप और अफ्रीका को ईस्ट से अलग करता है और नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका वेस्ट की तरफ. एज यू कैन सी द अटलांटिक ओशन, इट इज नॉर्थ अमेरिका एंड इट इज साउथ अमेरिका. यहाँ पर नॉर्थ और साउथ अमेरिका जो है वो अलग है, अटलांटिक ओशन इसको अलग करता है. ओके, यानी कि इसके सेपरेट है, अलग है. It's S-shaped and covers nearly 1/6 or about 24% of the total Earth surface. इसका जो S-shaped होता है वो कवर करता है नियरली 1/6 और about 21% जो हमारी अर्थ का सरफेस है. इसका S-shaped बना है ना, ये देखो, ये ऐसे करके ये हो गया हमारा S-shaped, यूँ करके ना, ये होता है हमारा S-shaped अटलांटिक ओशन. In the north it is bounded by Greenland and in the south it extends right up to Antarctica.
ये ग्रीनलैंड से बाउंडेड है, घिरा हुआ है साउथ की तरफ में, और ये अंटार्कटिका तक भी इसका एक्सटेंड इसका फिर फैला हुआ है. एज यू कैन सी दैट इट इज अटलांटिक ओशन एंड इट इज अंटार्कटिका. अंटार्कटिका दैट मीन्स अटलांटिक ओशन, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, और ये अंटार्कटिक ओशन तक भी फैला हुआ है, एक्सटेंड है. The Atlantic Ocean is the busiest ocean as ship sail between America and Europe. अटलांटिक ओशन सबसे बिजिएस्ट का मतलब ये नहीं कि यहाँ पर बहुत बिजी चल रहा है अभी अटलांटिक ओशन से तो हमें जो है अपॉइंटमेंट लेकर मिलना चाहिए ना. लेकिन अटलांटिक ओशन यहाँ पर बिजिएस्ट ओशन किस लिए है, क्योंकि यहाँ पर शिप्स जो है वो चलती है अमेरिका और यूरोप के बीच में. नाउ टर्न योर पेज. देयर आर अ लार्जर नंबर ऑफ सी पोर्ट्स अलॉन्ग इट्स कोस्ट लाइन. यहाँ पर बहुत ज़्यादा सी पोर्ट्स है इसकी कोस्ट लाइन पर. कोस्ट लाइन यानी कि समुद्र का जो मार्ग होता है उस साइड पर, यानी बंदरगाह वगैरह होता है ना जहाँ पे शिप्स वगैरह होती है, वहाँ पर बहुत ज़्यादा सी पोर्ट्स भी बने हुए हैं. अटलांटिक ओशन के साथ में कई सीज है, गुल्फ ऑफ मैक्सिको, मैक्सिको की खाड़ी, कैरेबियन सी, मेडिटेरेनियन सी, द नॉर्थ सी और बेल्टिक सी, ये सारे सीज के नेम हैं. इसकी एवरेज डेप्थ जो है वो 3736 मीटर है और इसका डीपेस्ट पॉइंट है प्यूर्टो रिको ट्रेंच. इसकी मेजरिंग कर रखी है 9460 मीटर डीप, यानी कि इतना गहरा है. सो आई होप यू ऑल आर अंडरस्टैंड दिस वेरी वेल. आज हम इतना ही पढ़ेंगे, कल हम इससे आगे पढ़ेंगे इंडियन ओशन. टिल देन, थैंक यू.